Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 1st July. There is an announcement I am launching UPSC mentorship program in which I will cover current affairs from several newspapers and magazines, for example The Hindu, Indian Express, Economic Times, Mint, PIB, Yojna in Kurukshetra and Down to Earth magazine, and will also discuss static parts related to every current affair in detail. Basically, we will cover current affairs in holistic way, which will help you in prelims as well as mains. So if you are interested and want to join this program, so for that you have to join the Telegram group, and all the details are in the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. इसके अलावा I have made a video regarding this mentorship program, तो अगर आपको और डिटेल में जानना है रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, शिंदे न्यू महाराष्ट्र सीएम, फडणवीस डिप्टी इन लास्ट मिनट ट्विस्ट एंड स्क्रिप्ट। तो महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ पर जो डिप्टी सीएम है वो बने हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र असेंबली में कितनी सीट्स हैं तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र असेंबली में सीट्स हैं 288, लेकिन अभी एग्जिस्टिंग 287 है क्योंकि एक सेना एमएलए की डेथ हो गई थी लास्ट मंथ। बिकॉज द बीजेपी विद 106 एमएलएज इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द एग्जिस्टिंग हाउस ऑफ 287। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की असेंबली में कितनी सीट्स हैं तो पूरी न्यूज़ में यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा। वो भी एज सच यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि 288 की स्ट्रेंथ है, अभी एग्जिस्टिंग 287 है। आगे हम चलते हैं। फर्स्ट पेज पर इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी के नेशनल मीट के बारे में न्यूज़ है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम डिस्कशन नहीं करेंगे। इनक्रोचमेंट पुअर अर्बन प्लानिंग एड टू वाटर लॉगिंग। अब वाटर लॉगिंग क्यों होती है तो बेसिकली रीजंस हर जगह सिमिलर है जहाँ भी वाटर लॉगिंग होती है। एक बार हम रीजंस डिस्कस कर लेते हैं तो आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम है पुअर ड्रेनेज सिस्टम, तो दिल्ली में भी वही प्रॉब्लम है पुअर ड्रेनेज सिस्टम की। इसके अलावा जो सीवर लाइंस होती है उनका इंक्रोचमेंट हो गया है। तो ओवर द ईयर्स दिल्लीज ड्रेनेज सिस्टम हैज़ फॉलन प्रे टू इंक्रोचमेंट एंड पुअर प्लानिंग। विद अनप्लान्ड डेवलपमेंट मैनी ऑफ देम वर इंक्रोच्ड अपॉन, कवर्ड एंड ऑब्स्ट्रक्टेड। तो जिसकी वजह से आउटलेट्स ही नहीं है कि जिससे पानी बाहर जा सके, तो पानी जो है उसकी वजह से यहाँ पर वाटर लॉक्ड एरियाज बन जाते हैं जब भी बारिश होती है। दूसरा रीज़न है कंक्रीटाइजेशन। अब कंक्रीटाइजेशन का मतलब ये है कि बहुत कम ऐसा स्पेस बचा है जहाँ पर वाटर जो है एब्जॉर्व हो सकता है अर्थ में। तो कंक्रीटाइजेशन ऑल्सो हैज़ अ रोल टू प्ले विद वेरी लिटिल स्पेस रिमेनिंग वेयर वाटर कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द अर्थ। अब क्या किया जा सकता है तो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स है इनका ही सोल्यूशन होना चाहिए। अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है तो यहाँ पर प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट होना चाहिए। जो की स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है उनको क्लियर आउट करने की ज़रूरत है। सीवर लाइंस को डीलिंग करने की ज़रूरत है फ्रॉम स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, क्योंकि बेसिकली इन्होंने क्या किया है, मिक्स कर दिया है सीवर लाइंस को और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को। फिर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो अपने आप ये जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो आपको बस रीजंस पता होने चाहिए कि वाटर लॉगिंग जो हो रही है उसके क्या रीजंस है, जो कि आप पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में जहां भी आपको लगे। अब हम आगे चलते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव्स फ्यू कॉस्टली ट्रेडर्स। तो अब यहाँ पर फ्राइडे से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है उसको बैन कर दिया जाएगा। तो मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, सेल एंड यूज़ ऑफ 19 सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स इंक्लूडिंग स्पून्स, प्लेट्स, स्ट्रॉज, इसके अलावा जो ईयरबड्स होती हैं विद प्लास्टिक स्टिक्स उनको बैन कर दिया जाएगा फ्रॉम जुलाई 1। According to the Plastic Waste Management Amendment Rules notified in August 2021 by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पर ये हज़ार्डियस होता है तो इसको बैन किया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए ऑल्टरनेटिव्स अभी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स अवेल कराने की कोशिश की जानी चाहिए, उसके लिए इनोवेशन होना चाहिए। तो द बैन ऑन प्लास्टिक इज गुड बट वी नीड ईजिली अवेलेबल पॉकेट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स। रीयूजेबल क्रॉकरी कांट बी यूज्ड एवरीवेयर। इसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो कॉस्टली है। तो बैन इज़ अ गुड थिंग, लेकिन अभी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव्स अवेल कराने की ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे। होल्डिंग G20 मीट इन जम्मू एंड कश्मीर में कॉम्प्लिकेट सिचुएशन। तो G20 मीटिंग जो कि इंडिया होस्ट करेगा, तो इंडिया का ये कहना है कि कुछ मीटिंग्स हम यहाँ पर कश्मीर में कराएंगे। तो पाकिस्तान ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि इंडिया क्यों कश्मीर में मीटिंग करा रहा है, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो अब चाइना ये कह रहा है कि चाइना भी सोचेगा कि चाइना G20 समिट जो इंडिया होस्ट कराएगा तो चाइना उसको अटेंड करेगा या नहीं करेगा। तो बेसिकली जब यहाँ पर ब्रिक्स समिट चाइना ने कराई तब तो हमने यहाँ पर वर्चुअल फॉर्मेट में यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया चाइना का इन्विटेशन, लेकिन यहाँ पर चाइना का ये कहना है कि अभी हम देखेंगे कि हमें एक्सेप्ट करेंगे इन्विटेशन या नहीं करेंगे।
तो चाइना ऑन थर्सडे वॉइस्ड इट्स ऑपोजिशन टू इंडियाज रिपोर्टेड प्लान्स टू होल्ड द नेक्स्ट ईयर्स मीटिंग ऑफ G20 लीडर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो पूरी मीटिंग यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होगी, कुछ मीटिंग्स जम्मू एंड कश्मीर में होंगी। इकोइंग क्लोज एलाई पाकिस्तान ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पर जैसे ही इंडिया ने ये अनाउंसमेंट किया था, पाकिस्तान यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लग गया कि G20 की समिट जो है वो कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट इंडिया ना करे। चाइनाज पोजीशन ऑन द कश्मीर इशू इज कंसिस्टेंट एंड क्लियर कट। अब चाइना की क्या पोजीशन है? चाइना का ये कहना है जो कश्मीर इशू है वो एक डिस्प्यूट है एंड इट शुड बी पीसफुली एंड प्रॉपरली एड्रेस्ड इन अकॉर्डेंस विद द UN चार्टर। तो चाइना जो खुद यहाँ पर UN की रिकमेंडेशंस को नहीं एक्सेप्ट करता है, वो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ये सॉल्व होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द UN चार्टर, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस एंड बायलैटरल एग्रीमेंट। फिर यहाँ पर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि POK के थ्रू जाता है और इंडिया ने उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज किया गया। जब ये क्वेश्चन पूछा गया इनसे तो इनका ये कहना है दीज टू मैटर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट इन नेचर। तो इंडिया का G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में कराना और दूसरा यहाँ पर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर POK से जाता है, ये दोनों मैटर्स कंप्लीटली डिफरेंट है, ऐसा इनका कहना है। और इनका ये भी कहना है वी विल लुक एट वेदर चाइना विल अटेंड द मीटिंग। तो इन्होंने अभी यहाँ पर शायद क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि ये मीटिंग अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो उदयपुर का इंसिडेंट हुआ उसमें जो 2 लोग थे, तो बेसिकली इनके लिंक्स थे टू दवाते इस्लामी। तो दवाते इस्लामी एक सुन्नी इस्लामिक प्रोसलेटाइजिंग ग्रुप है। प्रोसलेटाइजिंग का मतलब ये होता है जो कन्वर्जन कराते हैं और लोगों का बिलीफ सिस्टम चेंज करने की कोशिश करते हैं। और ये ग्रुप जो है ये फाउंड हुआ था पाकिस्तान में 1981। आगे चलते हैं। NSA इंडिया वोंट बी पावर इट डिजर्व्स टू बी विदाउट अ स्ट्रॉन्ग मेरीटाइम सिस्टम। तो जो पावर हम बनना चाहते हैं वो तभी बन सकते हैं अगर हमारा मेरीटाइम सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। तो ऐसा कहना है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल सर का। तो स्टेटिंग दैट द इंडियन ओशन विच हैज़ बीन एन ओशन ऑफ पीस इज नाउ विटनेसिंग टू राइवलरीज एंड कॉम्पिटिशंस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल ऑन थर्सडे सेड इंडिया को अगर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो ऐसे में जो मेरीटाइम है, मेरीटाइम सिस्टम हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो इन नेशनल सिक्योरिटी डिस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड एंड मेरीटाइम बॉर्डर्स आर डिफरेंट। आप लैंड बॉर्डर में तो फेंसिंग कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर मेरीटाइम बॉर्डर्स में फेंसिंग नहीं कर सकते हो। तो मेरीटाइम बॉर्डर्स का जो भी डिस्प्यूट होता है वो यहाँ पर सॉल्व होता है थ्रू द इंटरनेशनल लॉज एंड प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर लैंड बॉर्डर्स आप बायलेटरली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आपको मेरीटाइम बॉर्डर्स की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई भी डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, तो वो आप यहाँ पर इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड लॉज के बेसिस पर ही कर सकते हो। तो जैसे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है तो ऐसे में सारे कंट्रीज जो हैं वो ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। तो वी सी अ पोटेंशियल ऑफ हैविंग अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसे में हमें अपना मैरीटाइम सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। 5 years स्ट्रॉन्गर, ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो GST को 5 साल हो चुके हैं, GST ने क्या अचीव किया उस बारे में आर्टिकल है। तो जुलाई 1 मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ 5 years सिंस द GST वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। सबसे पहले GST होना चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी बाय द केलकर टास्क फोर्स ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस इन 2003। तो 2003 की रिपोर्ट थी केलकर टास्क फोर्स की, उसमें यहाँ पर बताया गया था कि GST जैसा कुछ सिंगल टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए कंट्री के लिए। सिंस इट्स इंट्रोडक्शन GST हैज़ नेचुरली फेस टीथिंग प्रॉब्लम्स। तो GST ने प्रॉब्लम्स फेस की, लेकिन जो GST है वो ये समझ आ रहा है कि दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम, जो कि हमें कोविड-19 पैंडेमिक के बाद देखने को मिला। सेवरल कंट्रीज मूव टू द GST रिजीम लॉन्ग बिफोर इंडिया डिड इन 2017। तो इंडिया ने GST को 2017 में इम्प्लीमेंट किया था और अब यहाँ पर 5 साल हो चुके हैं। लेकिन हमसे बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने पहले GST को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन इंडिया में आप उस मॉडल को रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। तो quasi federal nature of the Indian polity, wherein both the center and the states enjoyed independent powers of taxation, demanded a unique solution। तो एक यूनिक सोल्यूशन की ज़रूरत थी। तो उसके लिए जो GST सिस्टम इंडिया में आया है वो इंडिया के हिसाब से बनाया गया है। तो GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि यहाँ पर कंसेंसस के बेसिस पे यहाँ पर डिसीजन लेती है। एंड द GST सोल्यूशन यूनिक टू इंडिया वर द आंसर्स फाउंड टू सच अ डिमांड। तो यहाँ पर जो स्टेट्स को वोटिंग पावर दी गई GST काउंसिल में वो 2/3 दी गई, जो सेंटर्स को दी गई वो 1/3 दी गई। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जो कि GST है। ओवर 63.9 लाख टैक्स पेयर्स जो GST में माइग्रेट हुए थे, 63.9 लाख 2017 में, फिर बाद में ये नंबर जो है इंक्रीज़ हुआ है और अब 1.38 करोड़ टैक्स पेयर्स हो चुके हैं जून 2022 तक। जो एवरेज मंथली कलेक्शन है वो हमेशा 1 लाख करोड़ से मोस्टली ऊपर ही रहता है। GST हैज़ एलिमिनेटेड द टैक्स आर्बिट्राज। तो यहाँ पर टैक्स आर्बिट्राज हम डिस्कस कर लेते हैं कि आर्बिट्राज होता क्या है।
तो बेसिकली जैसे कि 10 ग्राम गोल्ड की कीमत दिल्ली में 26,000 है, मुंबई में 10,000 गोल्ड की कीमत है 28,000। तो यहाँ पर ट्रेडर क्या करता था, जैसे कि 26,000 यहाँ पर गोल्ड की कीमत है तो वहाँ पर 26,000 का खरीदा और फिर जाके मुंबई में बेच दिया, तो ऐसे में उसे 1,000 रुपये का फ़ायदा हो जाता था। तो यहाँ पर टैक्स डिफरेंट है, बेसिकली यहाँ पर वैल्यूज़ डिफरेंट है जिसकी वजह से उसे फ़ायदा हो रहा है। तो अगर टैक्सेस भी डिफरेंट होते हैं तो ऐसे ही जो ट्रेडर्स हैं वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे, लेकिन अगर सिंगल टैक्स होगा, सिंगल रेट होगा तो ये टैक्स आर्बिट्राज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आर्बिट्राज इज द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, एक्सचेंजेस और लोकेशंस टू कैश इन ऑन द प्राइस डिफरेंस, जो कि प्राइस डिफरेंस होता था ड्यू टू द डिफरेंस इन टैक्सेस। तो ये होता है आर्बिट्राज। तो यहाँ पर जो टैक्स आर्बिट्राज की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी क्योंकि जीएसटी में सिंगल रेट था हर जगह, स्टेट टू स्टेट यहाँ पर वेरी नहीं करता था। जो इंट्रूसिव कंट्रोल सिस्टम है कि हर जगह आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत पड़ती थी, वो भी अब ई वे बिल के बाद खत्म हो जाएगा। तो एन इंट्रूसिव कंट्रोल सिस्टम इन्वॉल्विंग बॉर्डर चेक पोस्ट एंड फिजिकल वेरिफिकेशन, जिसकी वजह से टाइम का भी नुकसान होता था और फ्यूल का भी नुकसान होता था, तो ये सब खत्म हो जाएगा। जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो भी कम हुई है। अब प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्रोग्राम के बाद जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो और ज़्यादा कम होगी, जैसे में हमारे गुड्स जो हैं सस्ते दिखेंगे और हमारे गुड्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। तो विद नो सच आर्बिट्राज अंडर द IGST एंड द ई-वे बिल, द लॉजिस्टिक सप्लाई चेन एफिशिएंसीज हैव इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहले टैक्स आर्बिट्राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ई-वे बिल जो है उसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंट्रूसिव चेक पोस्ट का सिस्टम है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है मोस्ट प्रॉबेबली, और आगे और ज़्यादा हो जाएगा। जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो गुड्स होंगे वो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव हो सकेंगे, क्योंकि हमारी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट थी वो बेसिकली 15% तक हुआ करती थी टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो इसे कम करने की ज़रूरत है, जो कि हो रहा है। प्री जीएसटी रिजीम में अगर हम देखें तो सेंटर और स्टेट के रेट्स को अगर कंबाइन करो तो 31% तक पहुंच जाता था, लेकिन जीएसटी में जो हाईएस्ट टैक्स है वो 28% है। 28% भी सिर्फ यहाँ पर सिन और लग्जरी आइटम्स पर लगता है। स्पेशल अटेंशन हैज़ बीन पेड टू द नीड्स ऑफ द MSME। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि MSME में जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने सामान को सेल करेगा तो उसको यहाँ पर कम कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स की बात की गई है। द इन्हेंसमेंट ऑफ द थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट फ्रॉम ₹20 लाख टू ₹40 लाख। इसके अलावा यहाँ पर एक स्कीम का इंट्रोडक्शन किया गया था कि आप क्वार्टरली रिटर्न्स और मंथली पेमेंट्स भी कर सकते हैं। द क्रिएशन ऑफ ए GSTN नेटवर्क, एक GSTN नेटवर्क बनाया गया और फिर GSTN नेटवर्क्स को लगातार यहाँ पर अपडेट भी किया जाता है। इससे पहले जो स्टेट्स के पास पावर थी तो स्टेट्स यहाँ पर सर्विस टैक्स लेवाई नहीं कर सकते थे, लेकिन जीएसटी के बाद स्टेट्स के पास भी पावर है कि वो भी यहाँ पर सर्विस टैक्स को कलेक्ट करते हैं। तो इट इज़ नोट वर्दी दैट मोस्ट ऑफ द लिटिगेशंस ऑन जीएसटी मैटर्स हैज सेंटर्ड अराउंड इशूज सच एज ITC। तो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर लिटिगेशंस होती हैं। पावर्स अवेलेबल टू द GST ऑफिसर्स ऑन एस्पेक्ट ऑफ इन्फोर्समेंट सच एज इशूइंग ऑफ समन्स, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स एंड द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रिकवरी। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो रही हैं। जैसे कि प्रॉब्लम्स यहाँ पर ITC को रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, फेक ITC के लिए लोग यहाँ पर फेक इनवॉइस को जनरेट करते थे, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी जिनका सोल्यूशन निकाला जा रहा है। द स्टेट्स नेवर हैड द पावर टू लेवाई सर्विस टैक्स। स्टेट्स हैव बीन आस्किंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि स्टेट्स को पावर दी जाए कि स्टेट्स यहाँ पर सर्विस टैक्स लेवाई कर सकें, लेकिन GST के बाद जो स्टेट्स हैं उनको भी यहाँ पर शेयर मिलने लग गया है। तो द GST काउंसिल इंसिडेंटली इज़ अ रिकमेंडेटरी बॉडी, जो कि यहाँ पर स्टेट्स और सेंटर को रिकमेंडेशन देती हैं। उसके बाद भी स्टेट्स लेजिस्लेचर की ये पावर है कि स्टेट अपने अकॉर्डिंग लेजिस्लेट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का भी ये डिसीजन आया था कि जो GST काउंसिल की रिकमेंडेशंस होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है जो स्टेट की लेजिस्लेटिंग पावर है वो भी नहीं छीनी गई है वाया GST। हाफ ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ इन सर्विसेज, तो जिसकी वजह से जो स्टेट्स हैं उनको भी यहाँ पर सर्विस टैक्स मिल रहा है। तो ये GST की कुछ उपलब्धियाँ थी और कुछ नाकामियाँ थी जो कि हमने गिन ली हैं। अब हम आगे चलते हैं हर बॉडी हर चॉइस। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ाया था कि जो रो वर्सेस वेड जजमेंट है US का, और जो इंडिया का यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, वो बेसिकली हम एक तरीके से रास्ता दिखा रहे हैं वेस्ट को कि आपको किस रास्ते पे जाना चाहिए और आप कितने रिग्रेसिव रास्ते पे जा रहे हो। तो ये आर्टिकल था। अब उस आर्टिकल को काउंटर करने के लिए एक आर्टिकल यहाँ पर ये लिखा गया है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। इज़ इंडिया रियली अहेड ऑफ द वेस्ट इन रिप्रोडक्टिव राइट्स? तो क्या हम वेस्ट से सच में आगे हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर? तो जहाँ पर यहाँ पर बॉडली ऑटोनमी और रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात आती है तो आप उनको 3 लेंसेज से देख सकते हो। वो 3 लेंसेज हैं लीगल, मेडिकल, सोशल। अब सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है उसको क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो सबसे पहली बात, ये विमेन को पूरी तरीके से ऑटोनमी नहीं देता है कि विमेन अपनी एबॉर्शन कराना, उसके बारे में विमेन जो है खुद से डिसीजन नहीं ले सकती है। तो इट डज़ नॉट गिव द प्रेग्नेंट पर्सन कंप्लीट ऑटोनमी इन एंडिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि इसमें कुछ सिस्टमेटिक बैरियर्स हैं।
एडिशनली इसमें वर्ड वुमेन यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्ट है ये इंक्लूसिव नहीं है। इसमें ट्रांसजेंडर पर्सन को बाहर रखा गया है, नॉन बाइनरी पर्सन्स को बाहर रखा गया है। तो ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी पर्सन्स को इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ यहाँ पर वुमेन को मेंशन किया गया है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट जो प्रेगनेंसी है वो कौन से कंडीशंस के ऊपर यहाँ पर टर्मिनेट हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर कंडीशंस बता दी। तो यहाँ पर वुमेन को पूरी तरीके से ऑटोनॉमी नहीं दी गई कि वुमेन खुद डिसाइड कर सके कि उसको अबॉर्ट कराना है या नहीं कराना है। अब यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेव डेंजर टू द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमेन, या फीटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, या रेप कोर्शन की वजह से यहाँ पर प्रेग्नेंट हुई है महिला, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से प्रेग्नेंट हुई है महिला। इसके अलावा कुछ हफ्तों बेसिकली 20 से 24 हफ्ते के बीच में अगर एबॉर्शन कराना है तो ऐसे में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ही यहाँ पर जो एबॉर्शन है उसको अलाउ किया जाएगा। तो हम कहाँ देख रहे हैं, कहाँ वुमेन को यहाँ पर ऑटोनॉमी दी जा रही है। आपने यहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की बात कर दी कि वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे, गुड फेथ में डिसाइड करेंगे कि एबॉर्शन को अलाउ किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसे में तो वुमेन को ऑटोनॉमी दी ही नहीं गई है। फिर इसके अलावा अगर हम सिग्निफिकेंट इश्यूज़ देखें कि ठीक है यहाँ पर अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने अलाउ कर भी दिया तो आपके पास यहाँ पर जो एक्सेस टू RMPs हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वो नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, सोशल स्टिग्मा है जिसकी वजह से अनसेफ अबॉर्शन होते हैं। एबॉर्शन फैसिलिटीज़ जो प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स में वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और सारे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में एबॉर्शन की फैसिलिटीज़ नहीं हैं। मोस्ट अनमैरिड विमेन अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो मोस्टली ये देखा गया कि वो अनसेफ अबॉर्शन उनके द्वारा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 की रिपोर्ट से हमें ये पता चला है जो 27% अबॉर्शंस किए जाते हैं देवर कैरीड बाय द वुमेन हरसेल्फ एट होम। तो इसका मतलब ये है कि अनसेफ अबॉर्शंस हो रहे हैं, 27% अनसेफ अबॉर्शंस हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड्स स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 से ये पता चला है अराउंड 8 women die each day in India due to unsafe abortion. It also found that between 2007 to 11, 67% of the abortions were classified as unsafe. Unsafe abortion top 3 causes है maternal deaths का। One can't talk about reproductive rights in India without mentioning surrogacy. अब surrogacy का भी एक्ट आया था, surrogacy regulation एक्ट 2021। एक्सपर्ट्स हैव पॉइंटेड आउट दैट द एक्ट इज़ एक्सक्लूजनरी, जो कि प्रिवेसी को डिसरिगार्ड करता है और विमेन का जो रिप्रोडक्टिव लेबर है उसको एक्सप्लॉइट करने की बात करता है। अब ये जो 3 पॉइंट्स बताए गए हैं कि प्रिवेसी को कैसे डिसरिगार्ड करता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्ट में ये है कि सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल मैरिड कपल ही सरोगेसी करा सकते हैं, तो दे कैन बी द इंटेंडिंग पेरेंट्स। इसका मतलब ये है कि LGBTQ के रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। सिंगल और डाइवोर्स पेरेंट्स की ऑटोनॉमी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है कि सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल मैरिड कपल ही यहाँ पर सरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। LGBTQ नहीं कर सकते हैं ऑप्ट, इसके अलावा सिंगल पेरेंट्स नहीं कर सकते हैं, डाइवोर्स नहीं कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स ऑल्सो बिलीव दैट रेगुलेशंस रादर देन अ कंप्लीट बैन ऑन कमर्शियल सरोगेसी, तो यहाँ पर कमर्शियल सरोगेसी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, सिर्फ अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी को ही यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। तो ऑथर ने ये कहा है कि अपने कमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दिया। इसका मतलब ये है कि कैश में उस सरोगेसी के लिए उसको पे नहीं किया जाएगा विमेन के लिए। तो आप एक तरीके से उसके रिप्रोडक्टिव लेबर को, उसका रिप्रोडक्टिव लेबर के लिए उसको यहाँ पर पैसा भी नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप ये मान रहे हो कि रिप्रोडक्टिव लेबर तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो यहाँ पर अपना रिप्रोडक्टिव लेबर प्रोवाइड करे। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। अब हम आगे चलते हैं। द एक्ट रिक्वायर्स द इंटेंडिंग कपल, तो यहाँ पर जो इंटेंडिंग कपल है जो कि यहाँ पर सरोगेसी को ऑप्ट करना चाहते हैं उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इनफर्टाइल हैं, तो ऐसे में उनकी प्रिवेसी को आप डिसरिगार्ड कर रहे हो। इसके अलावा जो सरोगेट मदर है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो यहाँ भी आप प्रिवेसी को डिसरिगार्ड कर रहे हो। तो पुट्टा स्वामी जजमेंट जो कि बात करता है बॉडली प्रिवेसी की, द राइट ओवर वंस बॉडी एंड द फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम वायलेटिंग्स वंस बॉडी, तो ये इस प्रिंसिपल को पूरी तरीके से वायलेट करता है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 का। एबॉर्शन इन इंडिया इज़ अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, और अगर आपको ये लग रहा है कि अनसेफ अबॉर्शन नहीं हो रहा है या फीमेल फिटिसाइड नहीं हो रही, तो उसके लिए हमारे पास डेटा है और डेटा से हमें ये पता चलता है कि हमारा सेक्स रेशियो कितना ज़्यादा स्क्यूड है। द सिचुएशन इन इंडिया इज़ फार फ्रॉम परफेक्ट, और अगर हम कंपैरिजन हमें करना है तो हमें जो हमसे आगे हमें उनसे कंपैरिजन करना चाहिए ना। आप USA से क्यों कंपैरिजन कर रहे हो जहाँ पर एबॉर्शन को एक तरीके से इलीगल बनाया जा रहा है, आप उनसे कंपैरिजन करो ना जहाँ पर विमेन को ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं। तो यहीं पर ऑथर ने यही कहा है, मेजरिंग आवरसेल्व्स ऑन अ यार्ड स्टिक ऑफ रिग्रेशन शुडंट बिकम आवर वे ऑफ गवर्नेंस। तो वेस्ट सिर्फ एक कंट्री तो नहीं है ना, USA सिर्फ एक कंट्री, पर USA पूरा वेस्ट तो नहीं है ना, तो द वेस्ट इज़ नॉट जस्ट वन कंट्री आफ्टर ऑल। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि इस आर्टिकल में क्या बताने की कोशिश की गई। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, शिंदे एंड डेप्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, फॉल एंड राइज इन महाराष्ट्र, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। नर्चरिंग सर्विसेज, जैसे कि इंडिया का टारगेट है कि हमें $5 ट्रिलियन इकॉनमी को अचीव करना है।
अब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने की बात तो की गई है, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग को बहुत पुश दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन हम सर्विसेज को इंसेंटिव क्यों नहीं दे रहे हैं? तो यही आर्टिकल है कि हम सर्विसेज को इंसेंटिव क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि हम सर्विसेज को इसीलिए इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सर्विसेज जो हैं वो यहाँ पर जीडीपी को अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं, और गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन नहीं भी किया उसके बाद भी सर्विसेज इतना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को शायद ऐसा लगने लग गया है कि गवर्नमेंट अगर मिनिमम इंटरवेंशन करेगी उसके बाद भी यहाँ पर जो सर्विसेज सेक्टर है वो अपने आप ही फ्लरिश होता रहेगा। लेकिन सबसे पहले ऑथर ने ये पॉइंट बताया कि जो हमारा सर्विसेज सेक्टर फ्लरिश हो रहा है उसमें सिर्फ आईटी सेक्टर फ्लरिश हो रहा है। जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, वो सेक्टर अभी भी फ्लरिश नहीं हो रहा है। तो हमें उन सेक्टर्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो सिर्फ आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से क्यों $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने की कोशिश करें? आप यहाँ पर सर्विसेज सेक्टर को भी बूस्ट दो, और सर्विसेज सेक्टर भी जो है यहाँ पर जीडीपी को बहुत तेज़ी से कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इस आर्टिकल को अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये इस आर्टिकल की समरी थी। तो इंडियाज एस्पिरेशन टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इज प्रेडिकेटेड ऑन द ग्रोथ ऑफ इट्स इंटरनेशनल ट्रेड टू $2 ट्रिलियन बाई 2030। तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड अगर $2 ट्रिलियन का होगा तो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे 2030 तक। द कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑल्सो एक्सपेक्ट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स टू ओवरटेक मर्चेंडाइज एंड मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज इन द रियल्म ऑफ द पॉसिबल ओनली इफ सर्विसेज आर viewed फ्रॉम द सेम प्रिज्म, जिससे हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग को जैसे हम फिजिकल इंकरेजमेंट और इंसेंटिव्स दे रहे हैं वैसे ही यहाँ पर सर्विसेज सेक्टर को देने की ज़रूरत है। वाइल अराउंड 50% एंड मोर ऑफ द सर्विसेज एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पर आईटी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ऐसे में हमारे पास बहुत सारा स्पेस है जहाँ पर हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, तो इस सेक्टर में भी यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत है, और उसकी वजह से भी हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। आप मेडिकल टूरिज्म से अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो इवन दो इट कंप्राइजेज ओवर 50% ऑफ द जीडीपी, ड्वार्फिंग बोथ एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो सर्विस सेक्टर हो उसको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है जो कि यहाँ पर मिलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फिजिकल एनकरेजमेंट दे रहे हो वैसे ही आपको यहाँ पर सर्विसेज सेक्टर को देने की ज़रूरत है। स्टेटमेंट्स ऑफ द माइटी ये हम डिस्कस करेंगे। तो G7 की समिट हुई थी जर्मनी में, जिसमें इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। तो G7 इनवाइटेड गेस्ट टॉप लीडर्स फ्रॉम 5 कंट्रीज़। अब 5 कंट्रीज़ को इन्वाइट किया गया था जिसमें एक इंडिया भी था, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका। रशिया और चाइना इसमें प्रेजेंट नहीं थे G7 समिट में। रशिया पहले G8 में हुआ करता था, लेकिन रशिया को G8 से निकाल दिया। फिर ये ग्रुप जो है G7 बचा। रशिया को इसीलिए निकाल दिया था क्योंकि रशिया ने यहाँ पर क्राइमिया जो यूक्रेन का पार्ट था उसको अनेक्स कर लिया था। द G7 हैज़ इशूड 4 स्टेटमेंट्स। अब 4 स्टेटमेंट्स कौन कौन से इशू के ऊपर यहाँ पर इशू किए गए? तो पहला डेमोक्रेसी, दूसरा यूक्रेन का इशू, तीसरा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, और चौथा क्रिएशन ऑफ ए क्लाइमेट क्लब। द शेडो ऑफ द वॉर इन यूक्रेन वॉज विजिबल एट द समिट। तो जैसे ही G7 समिट स्टार्ट हुई, रशिया ने मिसाइल अटैक करना शुरू कर दिया कीव के ऊपर, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है। फिर यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ है, इन कंट्रीज़ का ये कहना था कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे जब तक वॉर ख़त्म नहीं हो जाता। तो वैसे में 28 बिलियन यूरोज़ बजट एड में प्रोवाइड किया जाएगा और 2.6 बिलियन यूरोज़ ह्यूमैनिटेरियन एड में प्रोवाइड किया जाएगा। द डिग्नेटरीज प्लेज टू कंटिन्यू द इम्पोजिशन ऑफ सीवियर एंड एंड्योरिंग सैंक्शंस। तो रशिया के ऊपर लगातार सैंक्शंस लगाए जाते रहेंगे जैसे कि लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर चाइना के ऊपर भी फोकस किया गया कि चाइना जो है ये अभी भी एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। तो पहले चाइना के लिए यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स थे। पहला ये कि नीड फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट। तो ताइवान स्ट्रेट के अक्रॉस पीस और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। चाइना को ये बताया गया कि चाइना को यहाँ पर UN चार्टर को फॉलो करना है ऑन पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड टू अब्सटेन फ्रॉम थ्रेट। तो चाइना को यहाँ पर UN चार्टर को फॉलो करने के लिए कहा गया। पहला यहाँ पर ताइवान स्ट्रेट के अक्रॉस यहाँ पर पीस मेंटेन करने के लिए कहा गया। चाइना को ये भी कहा गया कि चाइना जो है रशिया को प्रेस करे कि ये जो रशिया कर रहा है यूक्रेन में करना रशिया यहाँ पर बंद करे। जो सिचुएशन है ह्यूमन राइट्स की हांगकांग जिनजियांग में, उसके बारे में चाइना को बताया गया कि ये सब आपको नहीं करना है। इट इज़ नेसेसरी टू कोऑपरेट। लेकिन चाइना वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ग्लोबल प्रॉब्लम्स के हमें यहाँ पर सोल्यूशन चाहिए तो ऐसे में चाइना का साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट कंसीडर्ड दैट इट इज़ नेसेसरी टू कोऑपरेट विद चाइना ऑन शेयर्ड ग्लोबल चैलेंजेस। द वर्ड चैलेंजेस रिलेटिंग टू क्लाइमेट। फिर यहाँ पर क्लाइमेट रिलेटेड बात की गई कि हमें यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो उसके लिए हमें स्टेप्स लेने होंगे। तो वो तो सिमिलर बातें जो कि हर मीटिंग में होती हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे में इन कंट्रीज़ का ये कहना है कि हम यहाँ पर $600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे और जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको हम काउंटर करेंगे। तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए यहाँ पर एक इन्होंने लॉन्च कर दिया है PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर 2021 में जब G7 समिट हुई थी
तब भी यहाँ पर BRI के काउंटर में एक बिल्ड बैक बेटर वर्ड को यहाँ पर लॉन्च किया गया था, लेकिन उसका कोई लिटिल रिजल्ट ही निकला है। तो उसके बाद फिर इन्होंने एक नया लॉन्च कर दिया, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो मतलब ये है कि कहने से कुछ नहीं होगा, ये सब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी हमें कुछ चेंजेस दिखेंगे ग्राउंड पर। आगे हम चलते हैं, ये जो न्यूज़ इन सेकंड कमर्शियल सक्सेस, ये हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन पेज पर। अब यहाँ पर वही न्यूज़ आ गई, इसरो ने सबसे पहले 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो कि सिंगापुर की हैं। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसरो का जो अचीवमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसरो ऑन थर्सडे ऑल्सो अचीव द फीट ऑफ सक्सेसफुली लॉन्चिंग द PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। तो यहाँ पर इसरो ने क्या सक्सेसफुली लॉन्च किया है? PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। तो इसको पोअम भी कह रहे हैं, POEM पोअम हो गया। तो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। अब ये काम कैसे करता है? तो बेसिकली जो PSLV है वो 4 स्टेज रॉकेट होता है। तो जब जो फर्स्ट 3 स्पेंट स्टेजेस है वो तो ओशन में फॉल हो जाती है, लेकिन जो 4th स्टेज है वो यहाँ पर सैटेलाइट जो है ये ऑर्बिट करती रहती है और ये एक तरीके का स्पेस जंक बन जाता है। तो अब इसको ही यूज़ करेगा यहाँ पर इसरो। तो पोअम इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प परफॉर्म इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग द फाइनल एंड अदरवाइज डिस्कार्डेड। तो ये जो डिस्कार्डेड स्टेज थी, जो PSLV की 4th स्टेज थी, अब उसको यूज़ किया जाएगा। तो बेसिकली जो चीज़ डिस्कार्डेड थी, जो चीज़ यहाँ पर स्पेस जंक बन जा रही थी, अब उसका यहाँ पर इसरो यूज़ करेगा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए। तो पोअम इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प परफॉर्म इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग द फाइनल एंड अदरवाइज डिस्कार्डेड स्टेज ऑफ इसरोज वर्क हाउस रॉकेट PSLV। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जो चीज़ स्पेस जंक बन जाती है अब आप उसका यूज़ करोगे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए। हाउएवर इन द PSLV C53 मिशन द स्पेंट फाइनल स्टेज विल बी यूटिलाइज्ड एज अ स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म और उसके ऊपर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाएंगे। तो दैट इन इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट। फिर अकॉर्डिंग टू द इसरो अब इसको कैसे आप यूज़ करोगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए? तो बेसिकली इसमें एक डेडिकेटेड नेविगेशन गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम है, इसके अंदर नाविक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हेल्प करेगा नेविगेशन के लिए और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें एटीट्यूड स्टेबलाइजेशन के लिए भी कुछ है, कंट्रोलिंग द ओरिएंटेशन ऑफ एनी एरोस्पेस, इसमें लिथियम आयन बैटरीज हैं, सोलर पैनल्स हैं। तो इन सब की हेल्प से इसको स्टेबलाइज करके यूज़ किया जाएगा फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। और ऐसा नहीं है ये इसरो ने पहली बार किया, इससे पहले भी 2019 में ऐसा हो चुका है। तो हैज़ इसरो रीपर्पस्ड एंड यूज PS4 रॉकेट जंक अर्लियर। तो हाँ, इससे पहले 2019 में हो चुका है। वाई द सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन? तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा जुलाई 1 से, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब ये होता है जिसको आप एक बार यूज़ करो उसके बाद उसको फेंक दो। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स नोन एज थ्रो अवे प्लास्टिक्स है मैन्युफैक्चर टू बी यूज्ड ओनली वंस बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड और रिसाइकल्ड। जैसे कि प्लास्टिक स्टिक्स जो कि ईयरबड्स में यूज़ होते हैं, सिगरेट पैक्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी एंड आइसक्रीम रैप्स, थर्मोकोल जो कि यहाँ पर बर्थडे की डेकोरेशन में। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों को बैन कर दिया जाएगा। वाई इज़ द बैन बीइंग इन्फोर्स्ड? अब ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है इनको रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल होता है। अब रिसाइकिल करना इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि इनको कलेक्ट करना मुश्किल होता है। तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ लिटर्ड सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ऑन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो अगर ये मराइन इन्वायरमेंट में जाते हैं तो उसका मतलब ये है ये एक तरीके से फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। फूड चेन में एंटर हो जाते हैं तो ये ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोप्लास्टिक और इसके बाद ये जो ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको ये इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ चैलेंजिंग टू रिसाइकल सिंगल यूज़ प्लास्टिक और ये अर्थ के इकोसिस्टम में आपको हर जगह मिल जाएगा और इसकी वजह से जो फूड चेन है उसमें ये जाते हैं, फिर ह्यूमन सिस्टम में जाते हैं, जो कि माइक्रोप्लास्टिक का एक्सपोजर अगर ह्यूमन सिस्टम को होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। फिर यहाँ पर बात की गई है बिस्फेनॉल की। अब बिस्फेनॉल क्या होता है? अ केमिकल यूज्ड इन प्लास्टिक जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो साइंटिस्ट हैव कनेक्टेड एक्सपोजर टू रिलेटिवली लो अमाउंट्स ऑफ बिस्फेनॉल ए, अ केमिकल यूज्ड इन प्लास्टिक, जो कि यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट को जलाया जाता है जिसमें PVC, इसके अलावा थैलेट्स होता है जो कि केमिकल ऐड किया जाता है प्लास्टिक के लिए, वो भी यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर को लेकर यहाँ पर कैंसर हो सकता है, इम्पेयरमेंट्स हो सकते हैं, हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, स्पर्म काउंट्स यहाँ पर डिक्रीज़ हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसके बाद यहाँ पर एक डिसीजन ये लिया है इंडिया ने कि हम यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर देंगे। अब आगे का सलूशन क्या है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स तो है नहीं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में न्यूज़ बताई थी कि जो ऑल्टरनेटिव्स हैं या तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो ऐसे में इनोवेशन करने की ज़रूरत है। आपको प्लांट बेस्ड रैपिड बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको बायोप्लास्टिक्स मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत है जो कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह आप बैम्बू या फिर पेपर और मेटल स्ट्रॉ को यूज़ कर सकते हो। रीयूजेबल वाटर बॉटल्स को इंक्रीज़ करो, जो बॉटल वाटर उसको रिप्लेस कर दो विद टैप वाटर। बैम्बू और अनदर रीयूजेबल और एडिबल कटलरी को यहाँ पर प्रमोट करो। प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स को रिड्यूस करो और क्लोथ बैग्स को यहाँ पर इंक्रीज़ करो। अटैच बलून्स विथ स्ट्रिंग्स और होल्डर्स। प्रोमोट अ स्मोकिंग बैन, अंटिल देन सिगरेट बट शुड हैव बायोडिग्रेडेबल सिगरेट्स एंड फिल्टर्स। तो या तो स्मोकिंग बैन कर दो
नेचुरल फाइबर्स को यूज़ कर सकते हो फॉर स्पॉन्जेस, प्लास्टिक कॉटन बड्स को रिप्लेस कर सकते हो विद बेम्बू और पेपर कॉटन बड्स। तो यहाँ पर आपको ऑल्टरनेटिव्स तलाशने की ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, एलिज ब्राइबरी केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्नेक आइलैंड, तो स्नेक आइलैंड की लोकेशन कहाँ पर है? यूक्रेन में, एंड दैट्स इट। यूएस सुप्रीम कोर्ट लिमिट्स फेडरल पावर टू रेस्ट्रिक्ट कार्बन एमिशंस। अब यहाँ पर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिसीजन दे दिया है। अब यहाँ पर बाइडन का क्या था, एक एम्बिशन बाइडन का ये था कि क्लाइमेट एजेंडा को यहाँ पर बाइडन बहुत ज़्यादा पुश करेंगे और 50% जो एमिशंस है वो इस डेकेड तक यहाँ पर जो यूएस के कट कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, प्लेजिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट द यूएस वुड कट दैट पोल्यूशन एंड हाफ बाय द एंड ऑफ द डेकेड। सम एक्सपर्ट से दैट आफ्टर द एसीज डिसीजन ऐसा नहीं किया जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, जो फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, जो यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट स्वीपिंग रेगुलेशंस देता था कि कार्बन एमिशंस इतने रिड्यूस करने उतने रिड्यूस करने, वो अब नहीं दे सकता है। दैट विल अंडरमाइन प्रेसिडेंट जो बाइडेंस प्लान्स टू टैकल क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली इससे पहले जो फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेशंस देता था ईपीए को कि आपको इतना कार्बन एमिशन करना है, इतना कम करना है, इतना कम करना है, तो वो अब नहीं दे सकता। तो ये यहाँ पर डिसीजन है यूएस की सुप्रीम कोर्ट का। आगे हम चलते हैं, बैंक एनपीए रेशियो एट 6 ईयर लो। तो यहाँ पर ये पता चला जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो यहाँ पर कम हो चुका है और जो रेशियो वो डिक्लाइन हो चुका है फ्रॉम 7.4% टू 5.9%। इंपॉर्टेंट नहीं है, हर बार न्यूज़ आती है कि एनपीए कम हो गया, ज़्यादा हो गया। एक बार इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट में डिस्कस कर लो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? तो आरबीआई ही निकालता है। तो कल टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ बच्चे डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डंपिंग ड्यूटी तो हमें पता होता है, डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है जो चाइना की मार्केट में तो 100 रुपये का बिक रहा है, लेकिन चाइना या चाइना की कोई फर्म जानबूझकर उस प्रोडक्ट को इंडिया की मार्केट में 80 रुपये में बेच रहे हैं, ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हर्ट हों और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और चाइना जो है इंडिया की मार्केट को कैप्चर कर ले। तो इसको काउंटर करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। और दूसरा होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल चाइना जो है वो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स उनको सब्सिडाइज कर दे रहा है कि उनकी गवर्नमेंट कुछ यहाँ पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हो जा रहे हैं और वही प्रोडक्ट्स जब इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया में भी सस्ते दिख रहे हैं। तो एज सच वो लोग डंप तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब्सिडी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में सस्ते दिख रहे हैं और इसीलिए जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रहे हैं चाइना के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। तो ये इसको काउंटर करने के लिए लगाया जाता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ आर ट्रेड इंपोर्ट टैरिफ्स इम्पोज टू नलीफाई द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सब्सिडीज़। तो चाइना की गवर्नमेंट ने जो सब्सिडीज़ दी होंगी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके रॉ मटेरियल पे या उसके इंटरमीडियरीज में, तो उसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं एंड दे आर इम्पोज्ड ओनली अंडर WTO रूल्स एंड और ऑल्सो कॉल्ड एंटी सब्सिडीज ड्यूटीज़। दे आर लेवाइड अगर कंट्री इन्वेस्टिगेट करता है और कंट्री ये पाता है कि जो फॉरेन कंट्री है उसने यहाँ पर अपने इम्पोर्ट्स को सब्सिडाइज़ किया है, जिसकी वजह से उस कंट्री के इम्पोर्ट जो हमारा कंट्री है उसमें सस्ते दिख रहे हैं, तो ऐसे में काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है अंडर WTO। What is the difference between anti-dumping duty and countervailing duty? तो anti-dumping duties are levied on goods that are imported at a substantially low price। तो बेसिकली चाइना में तो वो 100 रुपये का बिक रहा था, लेकिन इंडिया में जानबूझकर उसको 80 रुपये का बेचा जा रहा है ताकि इंडिया की मार्केट को यहाँ पर कैप्चर किया जा सके। Whereas countervailing duties are levied on subsidized products in the originating or exporting countries। फिर यहाँ पर ये जो न्यूज़ है कि स्मॉल सेविंग रेट्स में कोई चेंज नहीं किया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बार बार क्वार्टरली चेंज होते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।